बोलो जो स्टार्ट। चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। मैं हूं सुशील दत्ता। आज मैं बीजेपी ऑफिस राजौरी में हूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि आज जो मेरे बीच में जो शख्सियत हैं उनका नाम राजेंद्र गुप्ता है और वो बीजेपी यूनिट राजौरी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। बहुत सी परेशानियों का सामना हमारे लोगों को करना पड़ रहा है। मैं अगर राजौरी की बात करूं, आज मैं राजौरी की बात ही ज़्यादा करूंगा क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना हमारे लोगों को इस सरकार में करना पड़ रहा है और हमारा दायित्व बनता है कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो हम सरकार के जो उच्च नुमाइंदे हैं राजौरी में, जिनको प्रेसिडेंट चुना गया है, उनके सामने रखें। क्योंकि मीडिया का एक दायित्व होता है कि वो लोगों की परेशानियां उच्च स्तरीय अधिकारी के पास जाकर रखें और वो उस चीज़ को सॉल्व भी करेंगे। और आज मेरे बीच हैं राजेंद्र गुप्ता जी। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। धन्यवाद सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं और अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत मुश्किल से आज मुझे इनसे टाइम मिला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं समाज के कामों में। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमने भी सोचा कि हमारा समाज का भी कुछ भला हो जाए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमने इनके इनके पास आए हैं और इनका कीमती जो टाइम है वो इन्होंने हमारे लिए आज निकाला है। सर, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जो अभी बर्निंग इशू चल रहा है, आप सब यकीन माने मुझे रोन आता है जब मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूं, लेकिन उठाऊं किसके पास? आपकी सरकार है, आप जहां पे जिला में बैठे हुए हैं। मैंने जब देखा कि कुछ लोग मेरे आंखों के सामने ओल्ड एज पर्सन जो अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए कागज जो है वो ऑनलाइन करवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, ओल्ड एज, एक तो ओल्ड एज जो होगा उसकी पेंशन लगेगी सर 60 के बाद, और 60 के बाद किसी की एज जो है वो 65 है, 70 है, 75 है, 80, 90, 100 तक बुजुर्ग मैंने सर देखे हैं। बहुत से लोग सीएमओ ऑफिस राजौरी से इंजर्ड हुए हैं। आज भी उनका आप डाटा निकाल के देख सकते हैं कि जीएमसी राजौरी में वो एडमिट है। सर, बहुत दुख होता है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप जाओ जी वहां पे अपने कोर्ट में जाओ और कोर्ट का सर्टिफिकेट जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, वहां भी एक एफिडेविट लेके आओ फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद। उसके बाद जब कोर्ट का खत्म हुआ, आज से जो शुरू हुआ है, आज उनका शुरू हो गया सर, वो तहसील ऑफिस के पास जाए। सर, वहां वो जाएंगे, पूरा दिन उनका बेस्ट होगा। बुजुर्ग आदमी है, लाइनों में रहेंगे, बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं सर, मेरे पास पूरी फुटेज है। और इससे पहले भी मैंने 2 स्टोरियां करी हैं। आज मजबूर होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। उसके बाद सर कोर्ट में वो गए हैं। कोर्ट में उन बुजुर्गों ने पूरा दिन भी अपना बेस्ट करके 1,000 रुपया कोर्ट में सर उन्होंने खर्च किया है। टोटल मिला के 12,000 रुपया सर उनको सालाना पेंशन मिलेगी। 5-5, 6-6 हजार बुजुर्गों ने खर्च करके अभी तक भी सर उनकी फुली ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाई, अभी भी ऑनलाइन नहीं हो पाए। सर, कहाँ पे ये खामी है? प्लीज। सुशील जी, धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ना बड़े बर्निंग इशू पे और बड़े प्यारे इशू पे जो हमारे गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो हमारे हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, चाहे हमारी वो विडोज बहनें हैं, बड़े उन लोगों का आपने एक जो प्रश्न है उठाया है, मैं कहूँगा कि आपका धन्यवाद है। और बड़े आपने इमोशनली तरीके से कराया है। मैं देख रहा हूं जैसे आप बोल रहे थे, आपके इमोशन आपकी आंखों से, आपकी आवाज से झलक रहा था। कहीं ना कहीं आपको उन चीजों का दर्द है, ये आपको मुबारक की बात है। रही बात कि उनको ये सारा कुछ हो रहा है, सुशील जी एक बात हमें मान के चलनी पड़ेगी कि अब देश जो है हमारा डिजिटल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। पहले हम जेब में 5,000 10,000 रुपया रखते थे, पैसे खर्च करते थे। आज हमारी जेब में 150 रुपया भी नहीं होता, एक कार्ड पड़ा है, उसी के थ्रू हम पैसे खर्च कर रहे हैं। जब हम कैश पैसे खर्च करते थे हमें लगता था जिंदगी जीने का तरीका यही है। आज हम डिजिटली कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। हर बंदे के पास 1 2 3 4 कार्ड जेब में पड़े हैं, वो उससे कर रहा है, उसको लग रहा नहीं ये तरीका उससे भी बेटर है। ये चीजें डिजिटल हो रही हैं, क्योंकि ऐसे आगे चलता था कि कोई विडो है नहीं, शायद उसका भी पेंशन बन गया, कोई ओल्ड एज है नहीं, उसका भी पेंशन बन गया। अब रहता क्या कि सरकार की भी एक लिमिटेशंस है। सरकार की लिमिटेशंस है कि हमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी को, मिसाल में फॉर एग्जांपल बात करूं कि हमें 50,000 लोगों को वो देनी है, पेंशन देनी है। लोग हमारे पास हो गए, 50,000 को हमने देगी, पीछे वेटिंग लिस्ट में हमारे पास 10,000 लोग बचे हैं, सैंक्शन 50,000 है। तो उन 50,000 में पता नहीं 20,000 फालतू पड़े हुए हैं जिनको जरूरत
नहीं है, तो सरकार ने एक तरीका निकाला कि उनकी वेरिफिकेशन जो है वो की जाए। मैं ये मान के चलूंगा कि उसमें कहीं ना कहीं एक हमसे गलती हुई, सरकार ने एक बड़ी गलती की कि उनको हमने कोर्ट में भेज दिया, जबकि कोर्ट के पास अपना इतना काम है, और बंदा कोर्ट के नाम से जज के सामने जाने से ही कतराता है, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं कि कल से एक ऑर्डर हुआ है, वो अब तहसीलदार जो है वो उनको वेरीफाई करेगा। एक चीज मैं आपकी आसान कर दूं, सर आपकी सरकार है, आपके ही चुने हुए पार्षद हैं, आपके ही चुने हुए पंचायतें हैं, डीडीसी बीडीसी मेंबर, इनको किस लिए चुना है? सर क्या एक पार्षद अपने बंदों को, अपने उस वार्ड के बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अपनी सील नहीं लगा सकता? क्या एक पंच नहीं कर सकता? क्या सर ऐसा अगर होता तो क्या कहीं ना कहीं आसानी हो सकती थी? कहीं ना कहीं यहाँ भी अचूक हुई है। मैं मानता हूं कि चुने हुए आज हमारे पास लोग हैं, लगभग 30,000 के करीब हमारे पास चुने हुए लोग हैं, 5 सरपंच, वीडीसी, डीडीसी, पार्षद, ये चुने हुए 30-35 हजार की फौज है जम्मू कश्मीर के पास। मैं कह रहा हूं कि इनको भी काम दिया गया। मैं भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मैं एक पार्षद भी हूं अपने राजौरी म्युनिसिपल काउंसिल का। मैं भी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि वाकया ये मेरे मोहल्ले में रहता है, रेजिडेंट प्रूफ उसको दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे तक है वो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं सरकार ने वन टाइम, आप देखते हैं इनकी हर साल वेरिफिकेशन आ जाती है, हर साल इनकी वेरिफिकेशन आ जाती है, उस चीज को खत्म करने के लिए कि एक बार फुली वेरिफिकेशन करके इनको ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि इनकी हर साल वेरिफिकेशन की जरूरत ना करे। मैं कहूंगा कि आज हमें ये दिख रहा है कि दिखते हैं, मैं नहीं कहूंगा नहीं दिख रहा है, दिखते हैं, मगर मैं ये भी उसमें पॉजिटिव ये देख रहा हूं कि ये वन टाइम एक बार वेरिफिकेशन हो जाए, वो ऑनलाइन हो जाए। फिर राजेंद्र गुप्ता चाह के भी, राजेंद्र गुप्ता को वो बंदा पसंद नहीं है, उस गरीब का नाम कटवाना चाहता तो राजेंद्र गुप्ता नहीं कटवा पाएगा, ये अच्छी बात है। हाँ, ये बात मैंने फिर कहा कि आपकी सही है कि उनको हमें कोर्ट में वहां दर बदर धक्के खाने से अच्छा था कि हम मैजिस्ट्रेट के पास पहले ही भेज देते। कल से एक नया ऑर्डर हो गया कि तहसीलदार मैजिस्ट्रेट को वो पावर्स दे दी गई हैं कि जो वो एफिडेविट कोर्ट ने टेस्ट करना था, अब वो तहसीलदार टेस्ट करेगा। जिस तरीके से डोमिसाइल बने हैं कैंप लगाकर, उसी तरीके से कुछ ऐसा भी कैंप लगे जहाँ के नायब तहसीलदार या तहसीलदार अपने एरिया में उन लोगों को बुला के वहीं उनका मसला हल हो जाए, वहीं उनको जो सर्टिफिकेट जो है, जो एफिड जो है वहां मिल जाए। क्या ऐसी भी आपको बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे? मैं कह रहा हूं कि एक आपने नई बात, क्योंकि पिछले दिनों तो हम कोर्ट का रश देख रहे थे, वहां से हम भी ग्राउंड से जुड़े लोग रहते हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन है। आप जैसे हाँ आते हैं, आप जैसे भाई भी हमें इंफॉर्मेशन फोन करके भी देते हैं, क्योंकि आप भी दिन भर माइक उठा के लोगों के बीच ही घूमते रहते हैं। आपको ऊपर से आए हुए लोग ना, ग्राउंड से निकले हुए आप लोग हो, आपकी इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा बढ़िया होती है। हम उन चीजों पे काम करते हैं, काम किया होगा तो ये तहसीलदार वाला ऑर्डर निकला होगा, ऐसे हवा में नहीं निकल गया होगा। अब आज आपने एक नई चीज दिमाग में डाली है, मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर राजौरी से बात करके ये बात करूंगा कि इसको और आसान किया जाए, आसान किया जाए, उस गरीब को तंग ना किया जाए, उस बुजुर्ग आदमी को तंग ना किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार चाह रही है कि जो उसका हकदार है, जिसका हक बनता है, उसकी पेंशन उसके अकाउंट में आए। आप देखेंगे भाई साहब, 2014 से पहले 200 रुपया पेंशन थी, आज 1000 है। उस 200 रुपया पेंशन लेने में हमारी चप्पलें घिस जाती थी, उस बूढ़ी माँ की चप्पल घिस जाती थी, उस बूढ़े बाप की चप्पल घिस जाती थी। आज तो एक बटन दबता है तो उसके अकाउंट में 1000 आ जाता है। ये ठीक है, एक वेरिफिकेशन हो रही है, इस वेरिफिकेशन के दौर से निकलना है, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद उसकी हर साल वेरिफिकेशन नहीं होगी। एक चीज मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, एक चीज और की, क्योंकि लोगों को ये भी परेशानी आ रही है, क्योंकि लोगों को अब ऑनलाइन करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट जब वो बना लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सीएमओ का फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, या कोर्ट का हुआ, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का हुआ, उसके बाद इनसे डोमिसाइल भी जो है वो भी मांगे जा रहे हैं कि डोमिसाइल भी वो भी उनका अनिवार्य है, उसके बिना वो नहीं होगा। लेकिन जो लोग 90 साल की एज में हैं, जो 80 साल की एज में, उनके पास डोमिसाइल नहीं है सर, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं है सर। क्या कोई इस तरीके से आप बात करें, या ऊपर भी आप बात करें कि ये थोड़ी आसानी हो जाए कि डोमिसाइल उनके पास है नहीं है, और उनको फिर अभी जब डोमिसाइल वो ऑनलाइन करेंगे, उनके पास वो पूरा सिस्टम नहीं है, फिर महीना लग जाता है। और यहाँ पे तो तहसीलदार साहब आज भी नहीं है, आज भी लोग बहुत खजल हुए हैं। मैं तहसील ऑफिस में था, वहां भी तहसीलदार साहब वहां नहीं है, वो जम्मू में बैठे हैं। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो परेशान होकर ओल्ड एज लोग वापस गए हैं। कुछ इस तरीके का कोई हल निकले। एक सुशील जी बात है कि मैं कह रहा हूं कि जो ग्राउंड की रियलिटी हमारे तक आती है,
हम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चीजें होती हैं, वो हम यहाँ से ठीक करवाते हैं। कुछ होता है कि गवर्नमेंट आर्डर में अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है। हम वो जम्मू जरूर अपनी बातें जो ग्राउंड से लेके हम जरूर जम्मू अपनी जो हाई कमांड है उसको बताने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ जो आप बातें कर रहे हैं, मुझे इनमें से जो बातें लगेंगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ठीक हो सकती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी लोग खजल हुए, तहसीलदार साहब नहीं बैठे हुए, तो मैं जरूर अभी आपके आप साथ 1 to 1 करने के बाद आपके सामने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी से बात करूंगा और पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं चाहूंगा कि वो ना हो। जो बुजुर्ग, जो मेरी माँ बहन, ठीक है, जो हमारा अब कहीं विकलांग भाई बहन घर से चल के डॉक्यूमेंट्स बनाने आए, आगे पता चले कि तहसीलदार ही नहीं है, आगे पता चले कि सीएमओ ही नहीं है, आगे पता चले कि डॉक्टर की टीम ही नहीं है, तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत हरकत है। इस हरकत को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसको हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो बंदा घर से आया है उसी दिन उसका काम होके वापिस जाए। एक तरफ से सरकार आपकी कहती है कि आप जो मजदूर हैं वो एमजी नरेगा में काम करें। सर, काम करने के बाद मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिल रही। सर, आज भी जो मेरे पास डाटा है सर, पिछले एक साल 1.5 साल से लोगों के पैसे पेंडिंग है सर। पीएमओ की अगर मैं बात करूं, जो घर बने हैं सर पीएमओ बाई में, लोगों के वो भी पैसे सर पेंडिंग है। मेरे पास पूरा डाटा मैं लिख के लाया हूं सर। मैं जो भी आपको पूछूंगा सर, फुल ऑथेंटिकेशन पूछूंगा, मैं ऐसे हवा में नहीं पूछूंगा, जो मेरे पास रिकॉर्ड होगा। आज भी मेरे पास ऐसे बेनिफिशियरी हैं सर जिनके नरेगा के पैसे जो हैं, चाहे वो मकान के हों, चाहे उनके दिहाड़ी की लगाई हो, वो पैसे नहीं पड़े। सर, कहाँ खामी है? क्या अगर सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है भाई ये मजदूर लोग अपना काम करें, लेकिन उनको बेजी सर टाइम पे नहीं मिलेंगी, वो खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? सर, आपकी इसमें 2 क्वेश्चन है, एक है एमजी नरेगा, एक है पीएमएवाई। दोनों में जो नरेगा के पैसे हैं वो नहीं। मैं कहूंगा कि दो अलग अलग इशू हैं। एक इशू है नरेगा का, जो नरेगा का सरकार का कहती है काम करे, उसको दिहाड़ी लगे, जॉब कार्ड पे उसको और गांव का काम हो। मैं कहूंगा कि ये इशू है, ये मेरे नॉलेज में भी इशू है। पिछले दिनों हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राजौरी में टूर रहा और जब दिशा की मीटिंग हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये इशू कहीं ना कहीं लाया रखा कि नहीं इसमें फंडिंग हो रही है, कहीं कम हो रही है राजौरी डिस्ट्रिक्ट को। मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मैं कहीं मैं कहीं बाहर जाके नहीं करूंगा। और हमने भी बड़ा जोर देके ये बात रखी थी। तो मैं कहूंगा कि मैं फिर इसको देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे फलाह है, क्यों नहीं वो फंडिंग जो है अच्छी ढंग से हो पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं नेक्स्ट आपसे मिलूं ये जो सिस्टम है ये ठीक हो गया हुआ हो। दूसरा, जहां तक है पीएमएवाई की घरों की बात, मैं कहूंगा कि उसमें जैसे आप एक म्यूनसिपैलिटी को ही ले लें, म्यूनसिपैलिटी के 17 वार्ड है। अभी भी हम एक मीटिंग से उठ के आ रहे हैं, 17 वार्ड है, यहाँ लगभग 1040 घर सैंक्शन हो चुके हैं। 1040 घर सैंक्शन हो चुके हैं। उसमें से 850 घर बन रहे हैं, उनको पेमेंट हो चुकी है। अब 200 घर जिनको जो नहीं बन रहे हैं उनको पेमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कुछ लोग अपने अकाउंट में किस्त डलवाने के बाद भी काम नहीं करते हैं। अब वहां रहता है, कुछ लोग भी शैतानी करते हैं, मैं कहूंगा सारे नहीं करते, कुछ 1% 2%। जब वो शैतानी करते हैं, उनके अकाउंट में किस्त आ जाती है, वो काम शुरू नहीं करते हैं, वहां डिपार्टमेंट फंसता है। इसलिए डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हाथ रोक देता है। आज भी हम कहीं एक मीटिंग में बैठे हुए थे, उस मीटिंग से आने के बाद हमने वहां भी यही कहा है कि वो जो 200 घर भी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी उनके अकाउंट में पैसे डालें और उनके काम को है वो तेजी लाएं। सर, पहाड़ियों को पहाड़ी मिलेगा, एसटी स्टेटस फॉर पहाड़ी मिलेगा? सुशील जी, मैं कहूंगा ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक बात है कि आप अभी आपको किसी काम के लिए कलेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एसएसपी साहब के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एसएसपी साहब एसएचओ को मार्क करेंगे, एसएचओ कंसर्न चौकी ऑफिसर को मार्क करेगा, एक प्रोसेस है। फिर चौकी अफसर रिपोर्ट डालेगा, फिर एसएचओ रिपोर्ट डाल जाएगा, फिर वो सारी रिपोर्ट आपकी एसएसपी साहब के पास जाएगी तो वो आपको कलेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसमें आपको टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं आपको एसटी लेना है, कोई मजाक नहीं है। एसटी लेना है, उसकी फाइल का प्रोसेस मैं कहूंगा 100% हो चुका है, 90% नहीं कहूंगा। आपकी हमारे जो रिटायर्ड जस्टिस थे उनकी रिकमेंडेशन होनी थी, वो हो गई। पिछले दिनों आपने देखा कि हमें ट्राइब वाली लिस्ट में पहाड़ियों को डाल दिया गया है। अब इस सारे को जाके इसको जाना है अपने कैबिनेट अप्रूवल के लिए, कैबिनेट अप्रूवल के जाना है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाद जाना है ये राज्यसभा में, राज्यसभा के जाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। वो प्रोसेस है, उस फाइल का प्रोसेस कंप्लीट है। अब रह गया आगे
हमारा किस दिन कैबिनेट होती है, उसमें वो फाइल जाएगी, उसमें उसको एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है, तो प्रोसेस आगे का शुरू होना है। नहीं, आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे गृह मंत्री जी राजौरी में आए, तो माननीय गृह मंत्री जी, और गृह मंत्री को ऐसे वैसे गृह मंत्री नहीं, हमें बड़ी मुद्दतों के बाद इतने स्ट्रांग, इतने जोरदार गृह मंत्री मिले कि जिन्होंने जो मुंह से कहा वो करके दिखाया। अगर उन्होंने आके राजौरी जैसी जगह पे भी आके कहा है कि पहाड़ियों को उनका अपने हक देना है और गुज्जर और बकरवाल भाइयों का हक छीनना नहीं है, तो मेरे ख्याल मान के चलना चाहिए कि राजौरी पुंछ वाले लोगों को बड़ी सेटिस्फेक्शन से, आराम से बैठ जाना चाहिए और उस प्रोसेस को देखना चाहिए। उस प्रोसेस के बाद आपको जल्द से जल्द, मुझे लगता है सर पहाड़ी और गुजरों की राजौरी में लड़ाई होने वाली है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये लड़ाई खत्म करने की कोशिश की है। क्यों? लेकिन सर आपकी राजौरी की सीट है कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी की, मैं राजौरी की बात करूंगा, वो रिजर्व है। मैं कहूंगा आज तो रिजर्व है। तो रिजर्व है तो सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये मेरे दर्शकों का सवाल है सर, क्योंकि आप पूरी डिस्ट्रिक्ट को प्रेजाइड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने इसलिए सर पूछा, सबसे पहले आपको कोई पहाड़ी मिलेगा, आपने 100% उसमें मोहर लगा ली, ठीक है सर, मुझे भी पता प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, ठीक। दर्शक मेरे जज जानना चाहेंगे, जो गुज्जर कम्युनिटी के हैं, जो पहाड़ी कम्युनिटी के हैं, सबको अपनी अपनी सर आस है कि मेरी समुदाय का जो बंदा है वो इलेक्शन लड़ेगा, सबको अपनी अपनी, गुज्जर अपनी वो बना के बैठे हुए हैं एमएलए, और पहाड़ी जो है अपना बंदा एमएलए, और विडंबना ये है कि यहाँ पे एसटी रिजर्व है। अगर पहाड़ियों को एसटी मिल जाता है इलेक्शन से पहले, तो एक चीज मैं आज आपसे क्लियर करूंगा, गुज्जर लड़ेगा या पहाड़ी लड़ेगा? मेरे भाई साहब, मैं सारी बातें साफ साफ करूंगा, मगर कोई बात पे हम यस और नो में नहीं कर सकते, एलेबोरेट करनी पड़ती है बात। मेरा मानना यह है कि गुज्जर भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, किसी सरकार ने दिया, इससे एनसीपीडीपी कांग्रेस दे सकती थी। उनको 9 सीटों पे एसटी को रिजर्वेशन दी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 10 रिजर्वेशन है, तो इनको भी मिलनी चाहिए थी। एनसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आके दी। पहाड़ी पिछले 33-34 साल से पहाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। बीजेपी ने आके उनकी 4% उनको स्टेट में रिजर्व दी, उसके बाद उनकी एसटी की फाइल को बड़ी तेजी से चलाया और एसटी मिलने के हम मुकाम पे खड़े हैं। वो आज मिलती है या 10 दिन बाद मिलती है, वो मिलने के मुकाम पे खड़े हैं। अब आपका क्वेश्चन रहता है कि यहां से पहाड़ी लड़ेगा कि गुज्जर लड़ेगा। मैं कहता हूं वो जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाएगा और जब वो कुछ लाइन ऑफ एक्शन हमारे लिए बन के आएगा, उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। मैं आज आपको कह दूं यहां से, थोड़ा सा इशारा तो करा दे, मेरे दर्शक देख। मैं इशारा नहीं दे रहा, मैं फुली बड़ी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये एसटी के लिए रिजर्व हो गई। अगर कल कहीं जाके पहाड़ी भी एसटी हो जाता है तो फिर दोनों के लिए रिजर्व है भैया। मगर ठीक, फिर देखें, अगर कोई बीजेपी में वो पॉलिटिकल पार्टियां डिसाइड करेंगी कि हमें गुज्जर एसटी को लड़ाना है या किसी पहाड़ी एसटी को लड़ाना है। वो कोई जोर नहीं होगा कि नहीं आप गुज्जर को लड़ाओ या पहाड़ी को लड़ाओ। मैं कहता हूं हमें उस चीज का वेट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें सामने आएंगी। जब आज मैं कुछ आपको पहले करूं तो वो प्रिडिक्ट करने वाली बात है। मैं प्रिडिक्ट नहीं कुछ करूंगा, मैं ये कहूंगा कि गुज्जरों का हक छीना नहीं जाएगा, पहाड़ियों को उनका हक जो है 100% सर। एक चीज मैंने देखी, जो आपने कार्यकाल में देखी, मुझे भी इतना टाइम हो गया राजौरी में आपसे वाबस्ता, हमेशा आपके इंटरव्यू किए हैं, आपसे सीखा है, बट जब आपकी सरकार नहीं थी सर, ठीक सर, जब आपकी सरकार नहीं थी, आपके हमेशा प्रोटेस्ट होते थे, चक्के जाम होते थे, लोग जो है सफर करते थे, खज्जल होते थे, लेकिन लोगों के हक के लिए आप प्रोटेस्ट करते थे। किसके लिए? मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए। मिनी सेक्रेटेरिएट का काम पहले स्टार्ट हुआ था, आपने बहुत से प्रोटेस्ट किए कि मिनी सेक्रेटेरिएट जो है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से हमारी ये यूटी बनी है, उसके बाद मिनी सेक्रेटेरिएट का सर किसी भी, खास करके बीजेपी की बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपका कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रपोजल शायद अगर गया है तो अभी तक काम भी नहीं हुआ। सर कहां पे ये खामी रही? सुशील जी, आपका कहना है कि बीजेपी जब अपोजिशन में थी प्रोटेस्ट करती थी। मैं कहूंगा कि अपोजिशन का काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं सरकार में हूं, कल मैं अपोजिशन में हूं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां कभी अपोजिशन में रहेंगी, कभी सरकार में रहेंगी। मगर हमने जो प्रोटेस्ट किए वो लोगों के हित के लिए किए।
लोगों की हित के लिए। आज हम सरकार में हैं तो लोगों के हित में वो जिनके लिए प्रोटेस्ट करते थे उनके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक आपने पर्टिकुलर बात की मिनी सेक्रेटरीट को लेके, मैं कहूंगा कि मिनी सेक्रेटरीट का हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने मिनी सेक्रेटरीट को हमेशा कहा कि मिनी सेक्रेटरीट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसी सेंटर प्लेस पे बने, जिसपे बुद्धल का बंदा भी आसानी से आ जाए, सुंदरबनी का भी आ जाए, हमारा डूंगी का भी आ जाए, हमारा मंजाकोट का भी आ जाए। आप किसी एक कारण में इसको ले जाने की कोशिश ना करें। जो हमारी एक जेन्युइन डिमांड थी वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों ऑल पार्टीज हमने यहाँ पे एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मैं रिप्रेजेंटेटिव था, एनसी का रिप्रेजेंटेटिव थे, पीडीपी का रिप्रेजेंटेटिव थे, आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। वहां हमने कंसेंसस बना के डिसाइड करा कि जो एग्जिस्टिंग हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है, अगर आप उसको देखेंगे वो बहुत बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी लैंड, ठीक है। जो क्वार्टर हैं पुराने हो गए, सड़े हुए हैं, गिरने वाले हैं, वो हम सारे के सारे लोग उठ के यहाँ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल साहब के पास गए थे और हमने सबने उनको जाके कहा था कि आप डीसी ऑफिस में इसका मिनी सेक्रेटरीट को बनाएं, तो हम में से किसी को कोई एतराज नहीं है। और डीसी साहब हमारे साथ खुद निकल के और जहां एक्शन पीडब्ल्यूडी हमने जाके वो पूरी जगह देखी, सबको वो जगह पसंद आई, सबने कहा ये सेंटर प्लेसेस है, उस जगह को बन जाना चाहिए। हम मतलब इन राइटिंग एक किस्म का डीसी साहब को देके आए। लेकिन सर जो पैसा जो खर्च हुआ पहले करोड़ 2 करोड़, वो कहाँ जाएगा? मैं कह रहा हूं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है, वो क्यों हुआ, वो किसने करवाया। मेरे घर में आके आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगे तो वो आपकी गलती है। डाइट की जगह में जाके आप मिनी सेक्रेटरीट बना दोगे, जिन अफसरों ने वो पैसा खर्च किया उनकी जेब से वापिस आना चाहिए। मतलब एक बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि जिन अफसरों ने ये गलत पैसा मिसयूज किया पैसे का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आपकी सरकार जो करवाएगी वो हम मान के चलें इस बात को? मेरा मानना यह है कि यहाँ एक पुलिस चौकी है हमारी पड़ी हुई है, कभी थाना हुआ करता था, पुलिस चौकी है। मेरी डिमांड बड़ी देर से रही है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए, मगर वो पुलिस हमें देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि कल मैं वहां जाके काम शुरू करूंगा तो मैं अपने रिस्क एंड कॉस्ट पे करूंगा। मैं कहता हूं मुझे उसका पता नहीं है कि उसकी पेमेंट हुई नहीं हुई, उसको उस जो डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या है, मगर मैं कहता हूं अगर कहीं वो गलत डिसीजन हुआ है किसी का इंजीनियरिंग की तरफ से हुआ या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तो मैं कहता हूं सरकार को उसका पूरी उसकी भरपाई करनी चाहिए। किसी को हक नहीं है किसी का ट्रेस पास करके डाइट की जगह, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह वहां जाके हम मिनी सेक्रेटरीट बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है, लैंड ट्रांसफर होती है, कहीं लैंड ट्रांसफर नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो तब के जो अपने डायरेक्टर एजुकेशन थे, उन्होंने तब के डिप्टी कमिश्नर को फोन करके बोला था कि मैं आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करूंगा। तब की इंजीनियरिंग को बोला था मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा क्योंकि आपने मेरी जगह में घुस के कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू की बिना ट्रांसफर के। फिर जाके भाई साहब वो काम रुका था। मैं कहूंगा मैं उस इशू पे जाऊंगा ही नहीं, वो सरकार का काम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन। पैसा मिस यूज हुआ सर? नहीं, मैं मिस यूज नहीं मान के चलूंगा, मैं ये मान के चलूंगा सरकारी जगह पे एक पैसा लगा है, डाइट को वहां अपनी बिल्डिंग बनानी है, डाइट का काम आ जाएगी, मैं उसको मिस यूज भी नहीं मानता। डाइट का वहां बड़ा कुछ बनना है, डाइट एक बहुत बड़ा अदारा है। वो अभी तक तो मिनी सेक्रेटरीट बन गया होता अगर आप बीजेपी की अगर रजामंदी होती तो, जब बीजेपी को पूछा नहीं गया था तब। मेरी बात नहीं आप फिर समझे, बन गया होता आप ये आपको अपना एक घर नहीं बनाना है कि आपको जो जगह पसंद आई वहां बना दिया। हमने मिनी सेक्रेटरीट भाई साहब बनाना है, वहां से बुद्धल के बंदे को आना है, सुंदरबनी के बंदे को आना है, निशारा के बंदे को आना है, डूंगी से बंदे को आना है, मंजाकोट से बंदे को आना है। हमें सेंटर प्लेस में बनाना है। ये हमारी डिमांड तब भी थी, ये डिमांड हमारी आज भी है। मैं कहीं नहीं कह रहा कि मेरे घर के पास आप मिनी सेक्रेटरीट बनाओ, मैं यही कह रहा हूँ ये कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को हम ऑल पार्टीज ने बैठ के बड़े आराम से इसको सॉर्ट आउट कर दिया। अब गेंद जो है वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी जी के पाले में है। मैं कहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब को वहां जल्द से जल्द जो मिनी सेक्रेटरीट का काम है वो शुरू करना चाहिए। मतलब हमारे दर्शक जी मान के चलें कि रजिंदर गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट बीजेपी रजौरी से हैं, यूनिट से, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि मिनी सेक्रेटरीट जल्द से जल्द काम शुरू होगा और लोग खज्जल भी नहीं होंगे, लोगों के जो अच्छी जगह होगी वहीं बनेगा। मैं दो बातें तो आपसे कमिटमेंट कर सकता हूं। एक बात ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि जो हमने सेंटर प्लेस मिनी सेक्रेटरीट के लिए देखी है, मिनी सेक्रेटरीट तो वहीं बनेगा
जहां सब लोगों को अप्रोचेबल हो, किसी घर के पास, किसी की जमीन के पास, किसी को 10 दुकानें बननी है वहां बनेगा, वो कभी नहीं होगा। नंबर एक, प्लेस दर्शाएंगे थोड़ा कहाँ पे है? मैं बताया जी कि डीसी ऑफिस के अंदर आप आज ही माइक लेके जाएं, वहां कनालों के हिसाब से स्टेट लैंड है। नहीं नहीं, डीसी ऑफिस की वहां प्रॉपर्टी बनी हुई है, क्वार्टर पुराने बने हुए आज खत्म हो गए, उन सबको प्लेन करना है। बहुत बड़ा वहां पे, वहां पार्किंग का इतना बड़ा स्लॉट बन सकता है, बहुत बड़ी जगह है। हमने भी घूम के देखी, इसलिए बता रहे। यहाँ से लगता है कि डीसी ऑफिस छोटा सा है, मगर जब हमने घूम के देखा, मैं कहूंगा कि वो डीसी ऑफिस सब लोगों को सूट करता है। उसी के अंदर जो है मिनी सेक्रेटरीट बन जाए, ताकि जो हमारे ऑफिस वहां पे बने हुए हैं वो भी उसमें काम आ जाए, एक बड़ा सा मिनी सेक्रेटरीट वहां बन जाए। मैं कहूंगा इसके बाद मैं फिर डीसी साहब से बात करूंगा, वो काम कहाँ रुका हुआ है, तो मैं जो वो बात क्लियर करने के बाद आपको पूरी तरह बता पाऊंगा कि किस दिन हमारा वहां पे जो स्टोन है वो रखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप कहीं इसी मसले पे लेके डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करें कि वो काम क्यों रुका हुआ है, वो क्या जवाब देते हैं। हमारी तरफ से जो अड़चन थी वो हमने क्लियर कर दी। सरकार सर आपकी, आप दो जब चाहें तब शुरू हो जाएगा। भाई साहब, डी साहब भी तो सरकार मेरी नहीं है, सरकार एलजी गवर्नमेंट की है। यहाँ कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ, मैं ये मान के चलूंगा कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो एलजी साहब होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूटी में और स्टेट में। मैं वो मान के चलूंगा। इस नाते से आप मुझे सरकार के साथ अटैच कर सकते हो, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि हम टाइम टू टाइम अपना रोल जो है वो करते हैं। जो अच्छा काम होता है एलजी गवर्नमेंट की तरफ से उसको शाबाशी करते हैं, जो काम ठीक नहीं होता उसको ठीक करवाने की हम लोग कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम काम जो है वो ठीक होते हैं। ये मैं खुले दिन से मान के चलूंगा कि मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है वो लेट हुआ है, वो जल्द से जल्द होना चाहिए। आप देखेंगे कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की हम बात लेके चलें कि डेवलपमेंट का एक जाल बिछा हुआ है। ये कल परसों आप देखेंगे मंडी का पुल बड़ी जल्दी बन के तैयार होगा। आप देखेंगे शहर में सर्कुलर रोडों का जाल बिछ रहा है। आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी के इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पार्किंग का प्रोजेक्ट, म्युनिसिपैलिटी का अपना मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट। मैं कह रहा हूं एक बाढ़ सी आई हुई है, मगर कहीं ना कहीं हम पे एक दाग भी है कि मिनी सेक्रेटरीट हम राजौरी शहर को नहीं दे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट को सॉरी नहीं दे पा रहे हैं। ये मुझ पे भी दाग है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो दाग। आखिरी सवाल मेरा कि इलेक्शन जो है वो, जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है उनने तो क्लियर करके दिया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर को कि माहौल बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्यों वेट हो रहा है, क्यों इतना बर्डन एक सिंगल पर्सन पे डाल के? अगर मैं एलजी की बात करूं, सरकार नहीं, जिस तेजी से काम होने चाहिए थे उस तेजी से काम नहीं हो रहे। सर 1 मिनट में मुझे इसका आंसर आप चाहिए कि जब पूरी एजेंसियों ने क्लियर करके दिया है इलेक्शन कमिश्नर को कि माहौल ठीक है, फिर इलेक्शन में डिले क्यों? क्या बीजेपी अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रही कि अभी इलेक्शन जो कंटेस्ट करवाए जाए? प्लीज। सुशील जी, इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन तो हुए भैया जी। इलेक्शन यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के हुए, इलेक्शन यहाँ पे सरपंचीज के हुए, इलेक्शन यहाँ वीडीसी के हुए, इलेक्शन अब असेंबली में क्या प्रश्न? इलेक्शन यहाँ डीडीसी के हुए। लगभग 30 से 35 हजार नुमाइंदे चुन के लोगों को दिए हैं। अब रह गया कि 90 नुमाइंदे और चुनने हैं। चीजों को समझने की हम कोशिश करें। अब एमएलए के पास कोई ज्यादा ताकत नहीं रहने वाली, ताकत सारी शिफ्ट हो गई है वार्ड मेंबर, सरपंच, वीडीसी, डीडीसी और हमारी जो काउंसिल है उनके हाथों में। मैं कह रहा हूं सिर्फ 90 लोगों को और चुन के आना है। 35 हजार लोग चुन के भारतीय जनता पार्टी ने हर गली हर गांव में एक नेता बना के आपको दे दिया। 90 के लिए इतना वेट क्यों? मैं वही उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसका प्रोसेस हो रहा है। उसका प्रोसेस आपने देखा पिछले दिनों निकला था कि जिनको नए वार्ड बनाने हैं उनको वार्ड बने, उनकी डिलीशन हो, उनकी एडिशन हो, जो करना है वो काम कंप्लीट हो गया। 25 तारीख को वो नई लिस्टें बन के तैयार हो गई हैं। वो दोबारा लिस्टें जो है पॉलिटिकल पार्टियों को दे रही हैं कि देखें इसमें ठीक है कि गलत है। मैं कह रहा हूं वो प्रोसेस चल रहा है ना, वो प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस जिस दिन कंप्लीट होगा, इलेक्शन कमीशन के चलें कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस करेगा। जो आपने कहा कि फोर्सेस ने क्या कहा, फोर्सेस ने नहीं कहना, वो सरकार ने कहना है। सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन अनाउंस करेगा, सरकार ने उसको मैनेज करके करवाना है। जहां तक रही बीजेपी की बात, भारतीय जनता पार्टी 24/7 और इन 365 डेज काम करने वाली बीजेपी पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, यहां देखेंगे आप सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। यहां से लोगों के काम निकलते हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होंगे उस दिन वो कैंपेन पे निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी रूटीन में काम करती है। इस दिन में इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा, जिस दिन इलेक्शन कमीशन तय करेगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि 2 दिन के बाद असेंबली के इलेक्शन है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी और इलेक्शन में कूद जाएगी। प्रॉब्लम उन पार्टियों को है जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनको छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, उनको सूझ ही नहीं रहा कि क्या होना है। वो अब सारे चोर चोर मुसरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन जो है वो डरने वाली चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम किसी चीज का भी इलेक्शन अनाउंस होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है और लोगों के बीच रहती है, वो इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सुशील जी। आपको को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए गुस्ताखी माफ। जो आपने पूछा मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच राजेंद्र गुप्ता जी, जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट यूनिट राजौरी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और कड़क क्वेश्चन हुए इनके साथ, क्योंकि इनके कंधों के ऊपर काफ़ी दायित्व रहता है यहाँ की जनता का। क्योंकि पूरी राजौरी, अगर मैं सरकार की बात करूँ तो सरकार इनकी है, तो इस किस्म के क्वेश्चन हम किससे पूछें? जो सरकार के नुमाइंदे हैं हम उन्हीं से ही पूछेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें कही हैं जनता के हित के लिए, उन बातों को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी करेंगे और ऊपर जो इनके सीनियर अधिकारी हैं जो जम्मू में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी ये करेंगे। और हमारा एक ही मोटो रहता है, एक ही मकसद रहता है, हमारे माध्यम से हम नुमाइंदे तक बात पहुंचाएं। और नुमाइंदों का होता है कि हमारे जो हम ग्राउंड में देखते हैं वो जो इनके तक पहुंचाएं। और इनका एक दायित्व रहता है कि वो उन बातों को जल्द से जल्द सीनियर अधिकारी तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो सफर न हो। बहुत सारी बातें हुई, जो ओल्ड एज पेंशन की उनकी बात हुई, एमजी नरेगा की बात हुई, मिनी सेक्रेटरीट की बातें हुई। सब में इन्होंने आश्वासन दिया है और उन्हें यह भी कहा है कि मिनी सेक्रेटरीट का काम भी हो वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। और खास करके जो ओल्ड एज लोगों को पेंशन की जो परेशानी आ रही है उसको उनकी भी जो डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेलिटी है उसको भी ये सुधारने की कोशिश करेंगे जिला कमिश्नर राजौरी से मिलकर। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचे। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।